फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के सेकेंड टाइप्स के बारे में, केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने न्यूरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में। तो केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या होता है? ऐसा श्वसन विनियमन जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं H+ आयन की सांद्रता के द्वारा होता है, केमिकल रेगुलेशन कहलाता है। केमिकल रेगुलेशन अब किसके द्वारा होता है? शरीर में केमिकल रेगुलेशन कीमोरिसेप्टर्स के द्वारा होता है। शरीर में कीमोरिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कीमोरिसेप्टर है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? यह मेड्यूला के उदर सतह के ठीक नीचे पाया जाता है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रक्त में हाइड्रोजन आयन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब मस्तिष्क के ब्लड ब्रेन बैरियर या रक्त मस्तिष्क बाधा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन नहीं, केवल ब्लड ब्रेन बैरियर को कार्बन डाइऑक्साइड पार करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में चला जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है। अब H2CO3 एक अस्थायी उत्पाद होता है जो तुरंत ही H+ एवं HCO3- में परिवर्तित हो जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन आ गया। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने पर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं एवं मेड्यूला के DRG को सकारात्मक संदेश देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H+ आयन की मात्रा सामान्य हो जाती है। डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर है और एक तरफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। इसमें हाइड्रोजन आयन और HCO3 ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके नहीं जा पाता है, जबकि ब्लड ब्रेन बैरियर को कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पार करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ क्रिया कर लेता है और H2CO3 बनाता है। यह अस्थायी उत्पाद है जो कि तुरंत ही H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन आयन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आ गया है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने पर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं और DRG को सकारात्मक संदेश देते हैं, जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन आयन की मात्रा सामान्य हो जाती है। तो ये केमिकल रेगुलेशन का पहला टाइप सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के द्वारा होने वाला रेगुलेशन था। अब हम देखेंगे सेकेंड कीमोरिसेप्टर के बारे में। दूसरे प्रकार के कीमोरिसेप्टर्स हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ये क्या होता है, कहाँ होता है और कैसे काम करता है? तो यह दो प्रकार का होता है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स दो प्रकार का होता है और दो जगहों पर पाया जाता है। पहला कॉमन कैरोटिड बॉडी, जो कि कॉमन कैरोटिड आर्च पर पाया जाता है। दूसरा एओर्टिक बॉडीज़, जो एओर्टिक आर्च पर पाया जाता है। कॉमन कैरोटिड बॉडीज़ जो है वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा या फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को क्रेनियल नर्व 9 कहा जाता है, क्रेनियल नर्व 9 के द्वारा, एवं एओर्टिक बॉडीज़ से वेगस नर्व या फिर वेगस नर्व को क्रेनियल नर्व 10 कहा जाता है, क्रेनियल नर्व 10 के द्वारा DRG को संकेत भेजते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रक्त में ऑक्सीजन O2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ये श्वसन के लिए DRG को सकारात्मक संदेश भेजती है, इन्हीं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा और वेगस नर्व के द्वारा। अब कॉमन कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज़ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे ग्लोमस सेल्स कहते हैं, जो नर्व के अंतिम भाग से जुड़े होते हैं। ग्लोमस सेल्स पर दो प्रकार के चैनल्स पाए जाते हैं। पहला ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एवं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल VGC पाया जाता है। ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर बंद हो जाता है और ग्लोमस सेल्स डीपोलराइज हो जाता है। साथ ही जब पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है और सेल डीपोलराइज हो जाता है, उस समय कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है, जिससे सेल्स में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लोमस सेल्स में पोटेशियम आयन की मात्रा बढ़ने से एसिटाइल कोलिन और ATP न्यूरोट्रांसमीटर कोशिका के बाहर चले जाते हैं। ये दोनों ट्रांसमीटर्स
कोशिका के बाहर जाने लगते हैं, जो नर्व के अंतिम भाग पर न्यूरो रिसेप्टर्स से जुड़ जाते हैं और सकारात्मक संकेत नर्व के द्वारा डीआरजी को देते हैं। परिणाम स्वरूप श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य हो जाती है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के पोजीशन को दर्शा रहा है। इसमें ये हार्ट में एओर्टिक बॉडीज़ एओर्टिक आर्च पर पाई जा रही है और दूसरा कॉमन कैरोटिड बॉडीज़ कॉमन कैरोटिड आर्च पर पाई जा रही है। एओर्टिक बॉडीज़ के संकेत को वेगस नर्व के द्वारा डीआरजी को भेजा जाता है और कॉमन कैरोटिड बॉडीज़ के संकेत को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा डीआरजी को भेजा जाता है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि कीमो रिसेप्टर्स में पाए जाने वाली ग्लोमस सेल्स में दो चैनल पाए जाते हैं, पहला पोटेशियम चैनल, दूसरा कैल्शियम चैनल। जब ऑक्सीजन की मात्रा रक्त में कम हो जाती है तो ये पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है, जिससे सेल डीपोलराइज हो जाता है और कैल्शियम चैनल खुल जाता है। कैल्शियम चैनल के खुलने से ग्लोमस सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। कैल्शियम आयन की मात्रा सेल में बढ़ने से एसिटाइलकोलिन और एटीपी ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स सेल्स के बाहर जाने लगते हैं और सेल्स के बाहर नर्व के अंतिम भाग पर न्यूरो रिसेप्टर से ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर्स जुड़ जाते हैं और नर्व के द्वारा डीआरजी तक संदेश को सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन होता है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा फिर से सामान्य हो जाती है। इस प्रकार पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा श्वसन का विनियमन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।